हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और हम लोग मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल नेचर्स पर बात कर रहे थे बेटा। तो चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स डू इट सेगमेंट में। ठीक है, ये हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जहां कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी हम आपसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहले इस पर काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ निकल जाएंगे। ओके, चलिए अब यहां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से मैटर कौन सा है? तो मैटर तो आप जान ही रहे हो ना, जिसको मास होता है, वॉल्यूम होता है, जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको मैटर कहते हैं। तो चेयर मैटर होगा, एयर वो भी मैटर होगा क्योंकि सॉलिड भी मैटर होता है, लिक्विड भी मैटर होता है, गैस भी मैटर होता है। लव ये मैटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स है ना बेटा, और फीलिंग्स का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, मास वॉल्यूम नहीं होता है। माँ आपको प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। कितना? क्या आप उसका मास बता पाओगे हमको कि मेरे पापा हमको 10 किलोग्राम प्यार करते हैं कि 100 किलोग्राम? कहोगे नो सर, नॉट पॉसिबल। क्या उसका वॉल्यूम बता पाओगे तुम? कहोगे नो सर। ठीक है, तो बेटा जितना भी चाहे वो लव हो, हैट्रेड हो, थिंकिंग हो, ठीक है, ये सब कभी भी मैटर नहीं हो सकता। आगे आइए, स्मेल मैटर नहीं होगा, हेट मैटर नहीं होगा, आलमंड ये तो मैटर है। आलमंड तो एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो तो है। फिर आपके थॉट्स ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, ठंडी लग रही है वो भी मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर नहीं है। अगर सिर्फ परफ्यूम कहा जाता तो वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर माना जा सकता था बेटा, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम है तो ये कैसे मैटर हो सकता है? ये तो हमारी आपकी फीलिंग्स हो गई ना फिर, कि अच्छी सुगंध आ रही है, चलो अच्छा बात है, खराब सुगंध आ रही है, बहुत बुरी बात है, चलो इस चीज को यहां से हटाओ, बैड स्मेलिंग मटेरियल। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि भाई मैटर कौन कौन सा है, सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। और जितना भी सर्किल लगा हुआ है और मैंने समझा भी दिया है कि वो मैटर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जो है इसके लिए आपको रीजंस लिखने हैं बेटा। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. अब होता क्या है ना कि अगर गर्म खाना है, ठीक है, जैसे आपके पड़ोसी के यहाँ मछली बन रही है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, दूर से ही स्मेल आ जाती है। लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो जाए तब नजदीक जाके सूंघना पड़ता है, नजदीक जाके स्मेल लेना पड़ता है, तब पता चलता है कि अच्छा इससे तो ऐसी स्मेल आ रही है, मतलब दूर से स्मेल नहीं आता। तो क्वेश्चन ये है कि हॉट सिजलिंग फूड जो है, गर्म खाना जो है, उसका स्मेल काफी दूर से ही आ जाता है, लेकिन अगर कोल्ड फूड की बात करें तो उसका स्मेल नजदीक जाके सूंघना पड़ता है, लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक, पढ़ा हुआ है आपने। और जैसे जैसे हम गर्म करते चले जाते हैं किसी भी चीज को, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है, पार्टिकल का स्पीड भी बेटा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड बना, पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई, लिक्विड को गर्म किया, गैस बन गया, पार्टिकल की स्पीड और बढ़ गई, मतलब पार्टिकल का स्पीड बढ़ता गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। याद है आपको?
तो जब गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसके कारण उसका डिफ्यूजन का रेट भी हाई हो जाता है, इंटरमिक्सिंग का रेट भी बहुत हाई हो जाता है। और यही रीजन है कि हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल बहुत जल्दी एयर में डिफ्यूज करता है, तेजी से हम तक आप तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स एयर में बहुत स्लो रेट में डिफ्यूजन दिखाते हैं, बहुत स्लो रेट में जो है इंटरमिक्स कर पाते हैं। इसीलिए नजदीक जाके सूंघना पड़ता है, तब पता चलता है स्मेल गुड है या बैड है। समझ में आ रही है बात? तो मामला वही हो गया। इसका डिफ्यूजन अगर सम अप करें तो हॉट सिजलिंग फूड के स्मेल का डिफ्यूजन रेट हाई होता है और ठंडे फूड का डिफ्यूजन रेट लो होता है बेटा। इसीलिए जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दैट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। सही बात है। Which property of matter does this observation show? एक गोताखोर है जिसको डाइवर कहते हैं हम, ठीक है। अब वो क्या करता है, तो वो वाटर में घुस जाता है आराम से, एबल टू कट थ्रू वाटर, ऊपर से कूदा और पानी में आराम से चला गया, ठीक है। अगर हम वहां पर कोई सॉलिड मटेरियल डाल दें, प्योरली सॉलिड मटेरियल डाल दें, तो क्या उस स्थिति में भी वो चला जाएगा? आप कहोगे नो सर, उसको चोट लग जाएगी, उसकी जान भी जा सकती है। सही सोचा आपने। तो आखिर पानी में जब वो गोताखोर कूदा, वो डाइवर जंप किया, तो वाटर को कट करते हुए अंदर चला गया। क्यों बेटा? क्यों कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पर्टिकुलर गैप होता है। ये उसका जो सॉलिड से ज्यादा होता है, ये डाइवर उसका फायदा उठा के कट करके अंदर चला गया। ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये प्रॉपर्टी शो करता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पर्टिकुलर गैप सॉलिड से ज्यादा होता है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। What are the characteristics of particles of matter? Particles of matter के characteristics क्या हैं? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि पार्टिकल के साइज बहुत स्मॉल होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, उसके बीच में इंटर पर्टिकुलर गैप होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यही सारी बातें इसमें लिखनी है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया। आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होता है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के लिए, ठीक। इसके बाद इसके स्ट्रेट चेंज ट्रायंगल पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लें, उसके बाद उस पर बात करेंगे। बार बार हम लोग सॉलिड 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 जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मैटर सॉलिड क्यों है, पहले इस पर समझें, इसको समझें। क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर जितना है उस टेम्परेचर पर वो पिघलता नहीं है। रूम टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया था कि रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है, 25 डिग्री माना जाता है। अब मान लीजिए आयरन, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू करके मत समझ लीजिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो आयरन अगर रूम टेम्परेचर पर देखें तो आयरन कौन से स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। अब भाई ये सॉलिड स्टेट में क्यों पाया गया? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है।
बड़ी सिंपल सी बात है, मैटर का ऐसा स्टेट जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, वो स्टेट बेटा कौन चीज कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। क्लियर? डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, द स्टेट ऑफ मैटर हुज मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द रूम टेम्परेचर। क्योंकि अगर कम होता तब तो पिघल जाता ना बेटा, तब तो लिक्विड स्टेट बनता ना, तो लिक्विड स्टेट तो बन नहीं रहा है, सॉलिड है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, और जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सॉलिड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, डायग्राम आपके सामने। ठीक है, सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। किसी भी सॉलिड को आप देख लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता है। कर पाता है क्या? किसी भी सॉलिड को आपने फ्लो करते देखा है क्या? नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, कैन नॉट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, कोई भी सॉलिड किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। आपके एग्जामिनेशन के ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने दो तरह से जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया है। पहला, चाहे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूछे तो भी आप लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि ये सॉलिड किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता। आप कहोगे सर कंटेनर है उसमें सॉलिड डाल देते हैं तो भर तो जाता, हम गिट्टी भर देंगे बाल्टी में। बेटा बाल्टी में आपने गिट्टी भर दिया तो वो ऊपर से भरा हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ है। आप उसमें पानी डाल के देखो, पानी फिर भी उसमें जा रहा है, इसका मतलब सॉलिड ने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं किया था। ठीक है, आगे देखिएगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कंप्रेस किसको किया जा सकता है, यहां जरा सा देख लो। ठीक है, अच्छा कंप्रेस का टॉपिक जो है वो अलग से लेके हम आपको पढ़ा देंगे, फिर वहां और बढ़िया से एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी का, वहां हम आपको पढ़ा देंगे तो और अच्छी तरह से वहां समझा देंगे। अभी फिलहाल दिमाग में रख लो कि इसको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। मोस्टली कुछ सॉलिड्स हैं जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, स्पॉन्ज वगैरह उसमें हवा भरी हुई रहती है, तो आप अगर स्पॉन्ज को दबा देते हो तो हवा निकल जाती है, स्पॉन्ज दब जाता है, वो अलग बात है। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं बेटा, लेकिन एक्सेप्शनल्स पर प्रॉपर्टीज डिसाइड नहीं होती है। प्रॉपर्टीज का डिसीजन होता है, जो प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स दिखाते हैं वही उसका प्रॉपर्टी डिसाइड किया जाता है। अब देखिएगा, एक्सपैंड इफ हीटेड बट यूजुअली लेसर देन सॉलिड्स एंड गैसेस, गर्म करेंगे एक्सपैंड करेगा, पार्टिकल फ्री होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड के इतना जो है फैल जाएगा या गैस के इतना फैल जाएगा, ये चीज पॉसिबल सॉलिड्स में नहीं होता है। वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। देखो पार्टिकल्स काफी डेंसली पैक्ड होते हैं, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसको मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, स्वाभाविक है, सॉलिड है ना। सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कौन सा पॉइंट हुआ बेटा? मेल्टिंग पॉइंट हुआ। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इस लिक्विड को अगर गर्म करें तो गैस बन जाएगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो किसी भी सॉलिड के लिए आगे दो स्टेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एक जब वो मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलेगा और दूसरा जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर गैसियस स्टेट में आएगा पिघलने के बाद। ठीक है, तो सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, डिफ्यूजन आप पढ़ चुके हैं, ये सबसे कम डिफ्यूजन दिखाता है, बहुत लो रेट में दिखाता है, या आप लिख सकते हैं कि लगभग डिफ्यूजन नहीं ही दिखाता है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो डेफिनेशन में हम लोगों ने यूज किया है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन द रूम टेम्परेचर होता है। तो ये हो गई बेटा सॉलिड्स की प्रॉपर्टी।
ठीक, अगले नंबर में चले आइए। अब इसका जो ये पार्टिकल अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इसके पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। देखिएगा इसका पार्टिकल कैसे है पैक्ड बेटा रे, स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर। अब ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बहुत नजदीक नजदीक है, मतलब इसमें कोहेशन जो लग रहा है, इसमें कोहेशन जो लग रहा है, COHES, कोहेशन जो लग रहा है या फोर्स ऑफ कोहेशन जो लग रहा है वो वेरी हाई है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं। दूसरा, वाइब्रेट अ लिटिल बट नॉट मच कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर आप इसको गर्म भी करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो है हल्का फुल्का वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब कहोगे सर अगर हम बहुत गर्म कर दें तब, बहुत वाइब्रेशन पैदा कर दें तब तो बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये फेनोमेना उसके मेल्टिंग पॉइंट पर होगी। हल्का फुल्का गर्म करेंगे तो ये हल्का सा वाइब्रेट करेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड वगैरह करेगा, स्टेट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वाइब्रेट फास्टर व्हेन हीटेड, सही बात है, गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो तेजी से वाइब्रेट करेगा। और वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अब इस गैप को देखें, ठीक है, IPG को देखें, इंटर पर्टिकुलर गैप को देखें, जिसको वॉइड भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए IPF कोहेशन फोर्स को हम लोग IPF भी कहते हैं, इंटर पर्टिकुलर फोर्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए IPF इसका बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो IPG काफी कम हो जाता है, गैप बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग लिक्विड्स में लिखते हैं, सॉलिड्स में लिखते हैं कि वेरी लिटिल स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। और ऑर्डर्ड पार्टिकल अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल अगर अरेंज्ड है तो एक ऑर्डर में सही ढंग से अरेंज्ड है, एक ऑर्डर में सही ढंग से अरेंज्ड है। ऐसा लिक्विड्स और गैसेस में देखने के लिए बहुत कम मिलता है, गैसेस में तो लगभग ना के बराबर मिलता है, ठीक है। एक ऑर्डर में, एक सीध में, एक बहुत अच्छे ऑर्डर में सारे के सारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। किस चीज के बेटा? सॉलिड्स के, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। कहीं भी अगर परेशानी हो तो बार बार आप लेक्चर को रिवाइंड करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लेक्चर को लाइक कर लें और बेल आइकन को सर्टेनली प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर जो है वो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।